बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद कैपिटल वन टीवी से। और एक बार फिर से बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से। अपडेट्स तो हम आप तक लाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस हफ्ते की अगर हम बात करते चलें तो बड़ी इंतहाई अहम मुलाकात देखी जा रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और फिर या PTI या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद है उसको बड़े अहम निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है तनकीदी हल्के भी मौजूद हैं, तो उनका भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आ रहे हैं। एक बड़ी अहम शख्सियत इस पूरे माहौल में मिस हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर उसके साथ साथ हम आपको कुछ मखसूस हलकों के अहवाल से भी आगाह करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है नवीद सत्ती साहब को, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गो कि मैं आपसे बात करूंगी LA 14 और 15 यानी सरदार तनवीर और सरदार अतीक खान जो हैं उनके हवाले से, उनके हल्के की सूरत हाल। लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे कि पूरी दुनिया में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ जो पाकिस्तान की हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की वो सामने हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो मुलाकात है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ जो PTI का इत्तेहाद है उसको बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। एक तो पहले भी बनी गाला में कुछ मुलाकातों का तज़किरा आ रहा है, और जितनी भी इस वक्त की सूरत हाल है उसके बीच में ये कहा जा रहा है कि इत्तेहाद तो हुआ, लेकिन इस इत्तेहाद में जो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं, इससे पहले भी जो मुलाकातें हुई उनमें भी वो दिखाई नहीं दिए या उनको साइड पे रखा गया, या जो भी सूरत हाल है वो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तो उससे हमें आगाह कीजिएगा कि उनको बीच में से जो गायब हुआ वह एक तस्वीर में से नहीं देखा जा रहा, वो कहाँ हैं और उसकी क्या वजूहात हैं। और उसके साथ साथ जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ PTI का इत्तेहाद है, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई इत्तेहाद है या सिर्फ एक तस्वीरी कार्रवाई है, जैसे कि और दीगर इत्तेहाद भी हमने मुल्क के देखे? देखें, इसमें दूसरी राय नहीं है कि बहुत बातें हो रही हैं कि जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं ज़ाहिर है वो, और मुस्लिम लीग यानी PTI के जो चेयरमैन हैं और वज़ीर-ए-आज़म हैं मुल्क के इस वक्त, उनके साथ मुलाकात हुई है। और मुलाकात ये कोई शेड्यूल के बगैर मुलाकात नहीं होती, ये बहुत ही अहम मुलाकात होती है। प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी की भी मुलाकात होती है तो बाकायदा तौर पर पहले हर तरह से इसको देखा जाता है कि गुफ्तगू क्या होगी। ये लोग कह रहे हैं ना कि ये सिर्फ जो फ़ोटो सेशन हुआ है, इस वक्त फ़ोटो सेशन होना भी एक बहुत बड़ी अहमियत का अमल है। अब अंदाज़ा कीजिए ना, इलेक्शन होने को जा रहा है, 1 माह जो है वो बाकी है। दूसरी बात है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उसकी जो वोट बैंक है उसको तो उसकी जो रियलिटी है उससे तो तहरीक-ए-इंसाफ को अंदाज़ा है कि 2016 में तहरीक-ए-इंसाफ ने 2,11,000 वोट लिया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1,75,000 वोट लिया। अब ठीक है, अब इत्तेहाद होने से डेफिनेटली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मज़ीद मजबूत होगी, और तहरीक-ए-इंसाफ को एक एज ज़रूर है कि बड़ा एज है कि फेडरल में उनकी गवर्नमेंट है। जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की सूरत में एक तस्वीर जो कल की छपी है मैं आपको बताऊं, उसके बाद से ही जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन का माहौल है वो चेंज हो गया है, वो तब्दील हो गया है। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ अब लोगों का रुझान बढ़ गया है। अच्छा, टिकट लेने का रुझान बढ़ गया, नहीं अब लोग ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से लड़ें, जो पहले थोड़ा सा मायूस नज़र आ रहे थे। तो ये तो अंदाज़ा है कि ये इसकी अहमियत क्या है, और जो लोग इसको फ़ोटो सेशन तक कहते हैं वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में ही बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें ये हुआ है जो आपने बताया कि किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा, और बड़ी अहम आपने जो पॉइंट आउट किया कि मुस्लिम लीग PTI के जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं वो बैरिस्टर सुल्तान हैं, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल माजिद खान है जो 3 दफ़ा पहले भी MLA रहे। इन दोनों को बाईपास किया गया। इससे पहले भी जो बनी गाला में जिन लोगों की मुलाकातें हुई हैं वो किसी कुछ भी बात नहीं है, वो सरदार तनवीर इलियास के बड़े क्लोज लोग हैं और वो शामिल हुए हैं तहरीक-ए-इंसाफ में बनी गाला में। फिर उसके बाद एक मुलाकात होती है, उसमें सरदार तनवीर इलियास मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ, बाकी लोग मौजूद हैं लेकिन बैरिस्टर सुल्तान मौजूद नहीं है। फिर ये तो तीसरा अहम कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह मिलते हैं और बैरिस्टर सुल्तान और तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर उसमें नज़र नहीं आती कहीं भी। और ये भी हमारे ज़राए बता रहे हैं बहुत लेट जो है वो सरदार तनवीर इलियास को भी जब पता चला कि जनाब ये कल तो मुलाकात है, रात लेट उनको पता चला कि कल मुलाकात है, उन्होंने अपनी तरीके से कोशिश की कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन उनको रोक लिया गया है। एक तो ये वेरी फर्स्ट डे से अगर आप इंटरव्यू देखेंगे सरदार तनवीर इलियास के, तो वो शुरू से ही कह रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। वो क्यों कह रहे हैं?
कि ज़ाहिर है वो भी जानते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की वाहिद वो जमात है जो आपको बाकी पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में उसके पंजे बड़े, मतलब बड़ी डेप्थ है उसकी। 2 लाख तक वोट वो उस वक्त लेते हैं जब वो समझ अपोजिशन में है। मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर इक़्तिदार में आई है और उस दौरान भी वो 6-7 सीटों पर बड़ा टफ मुकाबला करते हैं और 3 सीटें उनकी भी 2016 के इलेक्शन में देखें तो हैं। और यकीनन जो मौजूदा वज़ीर आज़म है या साबिक एक वज़ीर आज़म है, उन दोनों की आपस में मुलाकात होती है तो उनका जो एक सियासी विजन भी आपस में मिलता है, वो भी आने वाले वक्त में जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत है उसको शेप देने में बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो ज़्यादा अब हम देखें तो आज़ादी कश्मीर का जो कैंप है वो भी मुजफ्फराबाद में ही है और ये पार्टी वहाँ पर ही है, यानी कश्मीर की ही पार्टी है। तो ज़ाहिर है उसके वोट बैंक जो भी है, आप आवाम की जो स्ट्रेंथ है वो तो मौजूद है। अब जो भी है एक अपोजिशन के दौर में, यानी उस वक्त जब उनके हलके में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का सर कोई इत्तेहाद नहीं था, बड़ा टफ टाइम था, उस वक्त भी सरदार अतीक ने तकरीबन 10,000 के मार्जिन से मेरे ख्याल से 23,000 के करीब वोट लिया था। और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, इवन मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत थी और बरजीस ताहिर साहब, परवेज़ रशीद साहब हूँ या आसिफ करमानी साहब हूँ, उनके बड़े दौरे थे इनके हलके में, उसके बावजूद 10,000 की लीड उन्होंने ली थी। और इस वक्त वहाँ पर मुस्लिम लीग की क्या सूरत है वो अलग से बात की जाएगी। लेकिन एक चीज़ क्लियर हुई है, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 कि इसमें सरदार तनवीर इलियास जो हैं उनको इस इत्तेहाद से बड़ा फ़ायदा होगा। बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो उनका हलका है LA 15, उसमें आपने देखा होगा, हमने पहले प्रीवियस प्रोग्राम्स में बात की थी ज़ाहिर है, और उसमें हमने कहा था कि अगर सरदार तनवीर इलियास कोई और अल्टरनेट हल नहीं होगा तो उनके लिए बड़ा टफ़ है कि वहाँ पर जो मजबूत बरादरियाँ हैं, उनके अपना जो है वोट बैंक है, फिर अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। राजा यासीन साहब खुल कर क्योंकि उनके ख़िलाफ़ सामने भी आ गए थे, उनका वीडियो पैगाम भी सामने था और उन्होंने वस्ती बाग के जो लोग हैं उनको भी जो है वो इस हवाले से बड़ा क्लियर कहा था कि बाहर से आने वाले को वोट नहीं देना। अब जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और PTI का इत्तेहाद होगा तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो यानी सरदार तनवीर इलियास को होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा। यानी अब राजा यासीन साहब इलेक्शन से दस्तबरदार उनको किया जाएगा या उनको किस तरह कायल किया जाएगा या वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है, यानी वो अपनी बरादरी से या अपने लोगों से मशवरा करेंगे। लेकिन जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद होगा तो ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ जहां चाहेगी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, और कभी भी सरदार तनवीर इलियास नहीं चाहेंगे कि वो भी उनके लिए टफ टाइम हो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बंदा वहाँ पर खड़ा रहे और इत्तेहाद भी हो, ये इत्तेहाद नहीं होता। तो ज़रा इस मुलाकात से एक तो ये होगा कि ये बड़ा वाज़े किया गया कि आने वाले इलेक्शन में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और JK आपको पता है PP पहले ही इत्तेहाद कर चुकी है, ये 3 पार्टीज़ हो गई। इन तीनों पार्टीज़ का ओवरऑल 2016 का वोट बैंक देखें तो JK PP ने तकरीबन 45,000 प्लस वोट लिया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने तकरीबन 1,75,000 वोट लिया और मुस्लिम PTI ने 2,11,000 वोट लिया। ठीक है, इनको अगर देखें तो यानी अगर आप ये समझें कि दोनों पार्टीज़ का यानी तकरीबन 4 लाख के करीब से 4 लाख से ज़ायद वोट बनता है, जो 2016 का वोट है जब अपोजिशन में है सारे। अब वही पार्टियां जो है वो हुकूमत के साथ हो गई हैं। तो डेफिनेटली जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की, सिर्फ मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, ज़िला कोटली, जिसमें मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट अपने ही लोग कह रहे हैं कि हमारी एक सीट भी निकलना हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुदाखलत हो रही है UK से, मियाँ नवाज शरीफ साहब मुदाखलत कर रहे हैं, एहसन इकबाल मुदाखलत कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी मुदाखलत कर रहे हैं, और जो कश्मीर की जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो कहीं जो है ना वो जो कैप्टन रिटायर्ड क्या नाम है सफदर, वो भी कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि 6 जो सीटें हैं कोटली की, अगर वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी बड़ी मुश्किल है, एक भी नहीं निकलना नज़र नहीं आ रही, तो आसान अंदाज़ा कीजिए कि जिस मुस्लिम लीग नून ने 2016 में 36 सीटें ली हैं, वो अब खुद ही कह रहे हैं कि हमारी 5-4 सीटों पे के अलावा हमें मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली ये इसका जो सबका जो उल्टा, यानी आप देखें अल्टरनेट किसके पास वोट बैंक जाना है। अच्छा, जो ये इत्तेहाद हमारे सामने आया है, आप क्या समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट इन दूसरी सियासी जमातों पर कितना होगा, ख़ास तौर पर जो फ़िलहाल तो ज़ाहिर है कि इस वक्त तो कोई सियासी जमात वहाँ नहीं है, लेकिन हम विफाक से ही ले लेते हैं, तो अपोजिशन में बैठी हुई जमातें कश्मीर में किस सिचुएशन में आ जाएंगी? देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2016 तक। 16 में आपने देखा क्योंकि उससे पहले पीपल्स पार्टी वफाक में मौजूद थी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई थी,
मुस्लिम लीग नून वफाक में थी तो मुस्लिम लीग नून की 36 सीटें आ गई थी। उससे पहले अगर आप 2011 का इलेक्शन देखें तो उसमें मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उसके बाद अगला इलेक्शन होता है तो पीपल्स पार्टी महदूद रह जाती है 3-4 सीटों तक। ठीक है, कितना बड़ा चेंज आ गया। हम एक लम्हे के लिए ये भी कह देते हैं कि डबल कर लें। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आ गई, 36 सीटें ले ली। ठीक है, तहरीक इंसाफ की अंदर मुखालफत है, पार्टी ग्रुपिंग है, टिकट सही तकसीम नहीं हुए। अब क्योंकि जो इत्तेहाद भी हो रहा है 2-3 पार्टी से, उसको हम एक लम्हे के लिए अब देख भी लें तो ये तो अंडरस्टूड है। कोई भी जो विजन रखने वाला या सियासी बसीरत रखने वाला शख्स है वो आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है कि ज़ाहिर है जो वफाक में हुकूमत होती है, फंडिंग उसके कंट्रोल में होती है। पाकिस्तान की 12 सीटें हैं जिसमें पंजाब की 9 हैं। पंजाब में हुकूमत किसकी है? तहरीक इंसाफ की। KPK में 1 सीट है, वो किसकी है? वो PTI की है। सिंध में 2 सीटें हैं पीपल्स पार्टी। कितने का सुरसू होगा पीपल्स पार्टी का वहाँ पे। लेकिन अगर हम मान भी लेते हैं कि पंजाब और KPK 12 में से 8-9 सीटें भी तहरीक इंसाफ ले लेती है और इन सीटों पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी उनके साथ है। बाकी आप आ जाएँ चले जाएँ जाके कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल है। तो हुकूमत तो ये अंदाज़ा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी उसके बनाने में कामयाब हो सकते हैं अगर थोड़ी सी हिकमत अमली जो अभी तब्दील होगी। अभी माहौल नहीं बना। ठीक है, जो बात कर रहे हैं ना कि इसका फ़ायदा, इसमें देखें फ़ायदा जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी हुआ। सबसे बड़ा बात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को होगा कि उसके वोटर्स जो थे वो थोड़ा डाउटफुल थे। मतलब कि भाई 2016 में भी उन्होंने सीट्स ली लेकिन हुकूमत का ऐसा नहीं बने। अब अगर वो 5-6 सीटें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस निकालती है तो वो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट का एक यानी सेटअप का हिस्सा होगी। फिर कुछ एरियाज़ में आज़ाद उम्मीदवार अगर हम बात करें तो वो भी हो सकता है। लास्ट टाइम हम 2016 में देखा आज़ाद उम्मीदवार एक जो है वो निकल सका है। अब वो आज़ाद उम्मीदवार भी मेरे ख्याल से PTI में शामिल हो गए। तो अब अलीशान सोनी की मैं बात करूँ, अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की अगर 33 सीट्स और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP मिलकर ये लड़ते हैं, हर पार्टी की कोशिश होगी कि वो कहीं ना कहीं रीज़नेबल सीट्स लेकर अपनी फेस सेविंग भी कर लें और हुकूमत का कहीं ना कहीं हिस्सा भी बन जाए। ठीक है, हर एक की अपनी कोशिश होगी। अभी मोमेंटम नहीं बना तो ये तो नज़र आ रहा है कि अगला जो है वो इनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। वोटर को भी फ़ायदा हो गया, उसके लिए बड़ा एक डायरेक्शन क्लियर हो गई कि भाई हम अगर हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। जब गवर्नमेंट का हिस्सा होगा तो डेफिनेटली वो उसके लिए उस हल्के में काम कराना, उसके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है। एक है कि अपोजिशन का हिस्सा बनना। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलग अलग लड़ते हैं तो डेफिनेटली वो दोनों ये समझते हैं कि उनकी वफाक में हुकूमत नहीं है, उनके साथ इत्तेहादी पार्टियाँ उस तरीके से नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके पीपल्स पार्टी कोई सीट्स लेती है, नून लीग लेती है और फिर वो आपस में सोचते हैं कि हम इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन ये भी आसान नहीं है। आप पंजाब की बात कर लें, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा सीट्स हैं, PTI की कम सीट्स हैं। काफ लीग 10 सीटों के साथ आप देख लें कि इत्तेहाद के साथ मिलके मुस्लिम लीग नून की मुस्लिम PTI और काफ लीग ने वो जीता, मतलब पंजाब की गवर्नमेंट बनाई हुई है। मतलब ये है कि ये यहाँ पर एक तो नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को फेडरल में एज है। खामियां बहुत ज़्यादा हैं तहरीक इंसाफ की आला क़यादत में, ये मैं बता दूं आपको। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को हमने कवर किया, 8-9 सीट्स के अलावा उनको सीट्स नहीं मिल सकी। 7 आज़ाद उम्मीदवार सामने आए और उसके बाद वो हुकूमत बनाने में तो आप समझते हैं कि जो मुलाकात है ये दर हकीकत वो जो गलतियाँ हुई हैं उनको ना दोहराया जाए को पहले से ही देखा जा रहा है और वो एक दूरंदेशी हमें दिखाई दे रही है PTI की, या आप समझते हैं कि अभी भी PTI को बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत और ख़ासतौर पर जो आपने एक इंडिकेशन की आला क़यादत की तरफ, उनको भी होश के नाखून लेने होंगे थोड़े? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। 2016 में अगर बरजीस ताहिर साहब जाते हैं या परवेज़ रशीद साहब जाते हैं, मतलब 3-4 सरदार अतीक के हल्के में जाते हैं और फिर भी वो 10,000 की लीड से जीत जाते हैं उनसे, अब तो शायद वो चीज़ नहीं है। अब वहाँ पर जो है मेजर रिटायर्ड, उनको वो भी परेशान हैं। कल परसों से डेफिनेटली जब से मुलाकात हुई उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया अपने लोगों से कि मुझे किधर फंसा दिया, मैं जमात इस्लामी में था। वोट बैंक उनका भी बड़ा तगड़ा है, ये बात नहीं है। वो भी घर से जब चलते हैं तो अपना वोट बैंक अच्छा खासा लेके चलते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी अब कहीं नहीं रहे और अगर इत्तेहाद होता है तो सरदार अतीक का जो भी है एक कद काठ है, एक पार्टी के वो लीडर हैं, तो अल्टीमेटली लोगों के जहन में यही होगा कि हम जिसको भी वोट देंगे, अगर वो मेजर साहब खड़े भी हैं और ज़रा PTI इत्तेहाद करने के बाद तो ज़रा उस तरीके से तो नहीं उनके साथ खड़ी रहेगी, या आला क़यादत कोई भी नहीं जाएगी। जब आला क़यादत वहाँ नहीं जाएगी जलसे में, तो वो मेजर साहब का जो वोट बैंक है वो तो इनके साथ इंटैक्ट भी रह सकता है।
और सरदार अतीक को दो ऑप्शन हो गए। एक तो ये है कि अवाम के जहन में ये होगा कि डेफिनेटली ये इलेक्शन जीतेंगे, जीतने के बाद ये कहीं जाएंगे, कहीं बैठेंगे, वो सदर बन सकते हैं, वो स्पीकर बन सकते हैं, वो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है, कोई वज़ीर सीनियर वज़ीर बन सकते हैं, कुछ तो होगा, स्पीकर बन सकते हैं। इस सेंस में जो तहरीक इंसाफ का वोट है, जो इत्तेहाद की सूरत में अगर वो नाराज़ है, अगर उनके हल्के की बात करें तो 5-6 लोग जो हैं वो नाराज़ हैं उनसे, और वो अलग से वो चाह रहे थे कि हमारे 7-8 बंदों में से किसी को भी टिकट देंगे तहरीक इंसाफ का, मेजर साहब को ना दें। तो एक तो रेजिस्टेंस जो ज़रूर वहाँ है, लेकिन मेजर साहब की जो हकीकत है कि उनका वोट बैंक है वो मौजूद है। और अगर ये पहले हमने जो बताया था कि पहले अगर वो एक मामला होता, तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से वो करती, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद ना होता, तमाम जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून अपने वज़ारा उतारती है, तो फिर हो सकता था किसी तरीके से कोई मुकाबला बनता और सिचुएशन बनती और कोई सेटबैक हो सकता। अब वहाँ पे नहीं। दूसरा जो हल्का है वो मुजफ्फराबाद का है, खावड़ा का जो हल्का है वो बड़ा अहम है। वहाँ पर दामाद हैं सरदार अतीक साहब के, राजा साहब के मुजीद, और 2016 का वोट बैंक देखें तो उन्होंने वहाँ पर 19,000 वोट लिया है उस वक़्त। यहाँ पर दूसरे हैं राजा मंसूर, ये यंग एनर्जेटिक हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन क्योंकि इनका पहला इलेक्शन होगा और यहाँ पर अगर मुझे लग रहा है और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि राजा साहब के मौजूद, क्योंकि वो सीनियर भी हैं, पहले इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे तहरीक इंसाफ उनके हक़ में अपने राजा साहब को कहे कि आपको कहीं और एडजस्ट कर लेंगे और आप ज़रा यहाँ पर हो जाए। तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और वो खुद भी मौजूद हैं, तो इनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरी बात है कि पीटीआई ने, या अगर हम बात करें जो हल्का आपने बताया था कि 14 यहाँ पे सरदार अतीक साहब हैं, मेजर साहब हैं। मेजर साहब की जो हैं लोग, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि कौन कौन से लोग हैं वहाँ पे। अब सरदार साजिद है वहाँ पे, राजा आसिफ अली हैं, राजा इम्तियाज़ एडवोकेट हैं, ज़फ़र अब्बासी, तौसीफ़ अब्बासी, ये वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे टिकट के लिए। अब ये अपनी जगह पे कह रहे हैं कि हम में से किसी को भी टिकट देने हम लेंगे, लेकिन मेजर साहब को सपोर्ट नहीं करने के लिए तैयार। मेजर साहब हो सकता है इनको मैनेज कर भी लेते। अब दूसरी तरफ वहाँ पर ही राजा इफ्तिखार अयूब हैं, वो बीमार भी हैं और उन्होंने टिकट लेने से वैसे इनकार कर दिया था, लेकिन जो कश्मीर की क़यादत है, जो उन्होंने अपने पास से ही उनका टिकट के पैसे भी दिए और उनको टिकट भी दिया, व्हाट्सअप कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अब वहाँ पर है राजा फैसल, वो यंग हैं, अभी उस तरह की हवा नहीं ना मुस्लिम लीग नून की। एक तो हो ना बंदा नया सियासतदान भी हो, हवा भी हो। हवा डेफिनेटली जब भी होती है, जो वफाकी हुकूमत होती है उसके ही तरफ चलती है। मैंने कहा अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो आपको लाइन लगी नजर आएगी पीपल्स पार्टी की। नून लीग की हुकूमत होती तो लाइन लगी होती नून लीग की, उसके साथ इत्तेहादी भी आते, सपोर्टर भी आते, वोटर भी आते, बाहर से भी लोग। उन्हीं को आपको पता है कि बड़े सियासी बसीरत रखने वाले कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे, आपकी आवाज़ बाहर बैठे हुए लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी लग रहा है मुझे कि पहले ही चूँकि वफाक की हवा को आप देख रहे हैं कश्मीर की तरफ चलते हुए, तो आप ये समझते हैं कि पीटीआई इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो पोजीशन में है और गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। ये देख रहे हैं क्योंकि ये जाहिर है कि इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को जो एज हासिल है, मैं ये समझता हूँ कि वो यानी 100% में से ना वो 30% भी हासिल नहीं कर पा रही। आप चूँकि LA14 का तस्करा करें सरदार अतीक साहब के हल्के का, और उस पर मैं इन डिटेल लूँगी, लेकिन उसके साथ ही फिर मैं कंपैरिजन भी चाहूँगी सरदार तनवीर इलियास साहब के LA15 का भी, ताकि हमें पता चल सके कि क्या सिचुएशन है। और चूँकि सरदार तनवीर इलियास को अगेन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो कैंडिडेट के तौर पर भी देखा जाता है, बड़ी मजबूत सिचुएशन भी है, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद के बाद दोनों हलकों की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज भी होती है, तो उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप बात करें। 14 कंप्लीट करते हैं, हम 15 की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब जो 14 है ना, राजा फैसल साहब हैं नून लीग से, ठीक है। देखें, मैंने पहले भी कहा कि पीटीआई की हिकमत अमली अभी तक बेहतर नहीं है। गिलगित में भी यही हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब या इनकी जो वफाकी टीम है वो वहाँ पे जाना ही नहीं चाह रहे थे। गिलगित में भी, वहाँ पर भी इनको नुकसान उठाना पड़ा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि 24 में से 9 सीटें निकालना कोई ऐसा कोई कामयाबी नहीं है। आज़ाद हैसियत में लोग जो जीत के आए हैं, वो आज़ाद में भी 5 वो लोग हैं जो टिकट से उनको रिजेक्ट किया गया। आपने नोट किया। यहाँ पर सूरत ये है, इत्तेहाद हो गया है और अब भी तहरीक इंसाफ अगर उसके कुछ रहनुमा देखने के बाद अगर वो जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाने में नाकाम रहे तो फिर तो इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक सीनियर जो सियासतदान है वो समझते हैं, वहाँ के माहौल को समझते हैं, उनके पास तजर्बा है। तहरीक इंसाफ के पास अभी तक तजर्बा नहीं है।
बरस सुल्तान साहब बेशक वो तजर्बाकार हैं, लेकिन अभी पीटीआई की आला क़यादत ने उनको बड़ा कार्नर कर दिया है, जो कि अफसोसनाक है। इस तरह नहीं होना चाहिए था, एक मैसेज नहीं जाना चाहिए था, तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि एक मैसेज जा रहा है कि वो किसी भी उसका हिस्सा नहीं है, वो अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद से भी वो इससे पहले वो मुखालफत करते रहे, फिर वो जो 4-5 बंदे बनी गाला में आए उसकी भी वो मुखालफत करते रहे, तो फिर ज़रा एक मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब यहाँ पर कोई भी तब्दीली आ सकती है। और मैं एक और बता दूँ, ये 2018 के इलेक्शन से पहले भी बात होती, 2013 का इलेक्शन हमने देखा जब KPK में PTI जीती थी, खान साहब के पास 3 बड़े बड़े ग्रुप आ जाते थे। कभी हमारे वज़ीर दफ़ा हैं आजकल, कभी उनका ग्रुप आता था, कभी असद कैसर भी वहाँ पे एक बड़ा तगड़ा ग्रुप रखते थे, एक और ग्रुप भी था। जब 20-20, 25-25 MPs लेके आ जाते थे तो खान साहब के लिए परेशान होता था कि किसी एक ग्रुप को नाराज़ करेंगे तो दूसरा करेगा। तो 2018 के बाद आपने देखा होगा कि KPK में एक ऐसा वज़ीर आला बनाया गया, जो चाहते थे वो नहीं बने, उसकी डोरी जो है वो बनी गाला में थी। आपने देखा होगा कि पंजाब में भी ये सूरत हाल थी, जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, अपना चौधरी फवाद हुसैन, जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब समेत इतने बड़े बड़े लोग, हर बंदा ख्वाहिश रखता था, चौधरी सरवर साहब भी रखते थे कि वो CM बने, कभी कभी चौधरी निसार भी समझते थे कि शायद मुझे भी कभी कोई बुला लेंगे। लेकिन किसको लगाया गया? बुज़दार, जिसको कोई जानता नहीं था, क्योंकि उसको क्यों लगाया गया वो आप सारे समझते हैं। अब वो खान साहब का डायरेक्ट है, वो जब चाहे उसको आगे पीछे कर दें, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। आज बुज़दार साहब को आगे पीछे जो इशारा करेंगे वो करेंगे, आज उनको हटा दें तो सारे खुश होंगे। आप अंदाज़ा करें कि बुज़दार साहब के CM बनने से मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा खुश है कि चलो यार ऐसा शख्स लगा दिया जो कम अज़ कम कोई लीडर तो नहीं है ना। तो यही सूरत कश्मीर में भी हो सकती है। जो लोग समझते हैं ना, कोई कह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, कोई कह रहा है मैं सदर हूँ, कोई कहता है मैं स्पीकर हूँ, तो खान का जो तरीक़ाकार है वो जब देखेगा कि 2 आपस में बड़े मगरमच्छ लड़ रहे हैं तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी किसी तीसरे बंदे को लेके आने में। तो एक तो ये चीज़ें हैं। और पहले ही आपने देखा कि इलेक्शन से पहले एक और तरीके से नज़र आता, 2 माह पहले देखें तो नज़र आता ये बंदा बड़ा पावरफुल है, ये बंदा बड़ा पावरफुल। आहिस्ता आहिस्ता आपने देख लिया कि अब गेम चेंज होती हुई नज़र आ रही है और अपने पत्ते जो है वो तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जहाँ बैठ के खेल रही है। आखिरी पत्ते जो हैं वो क्या, तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग उनके ख़िलाफ़ जो खड़े हो जाएंगे, उनको मनाने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ वो कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज़ उनको मुश्किलात का सामना होगा। अब आपने बताया कि यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की यानी 5-6 सीटों पे बहुत फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में, लेकिन 2-3 तो डायरेक्ट आ जाएगा। एक तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है सरदार इलियास, तनवीर इलियास को, वो कैसे हो रहा है वो मैं आपसे जो है शेयर करता हूँ उसी जानिब में। अब इससे पहले चौधरी शहजाद मुजफ्फराबाद से PTI में शामिल हुए, सगीर चुगताई साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे वो शामिल हुए, अली शान सोनी, और आपको पता चौधरी अनवारुल हक बड़ा नाम है, और वो क्योंकि उनके भाई जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे और सेक्रेटरी दिफा भी रहे, उनके साथ कोई हालात को ठीक नहीं थे बरस सुल्तान साहब के, यानी कोई ना कोई इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफात भी हो सकते हैं। अब ज़ाहिर है वो इधर आ गए तो बरस सुल्तान साहब वहाँ पर भी थोड़ा सा उनको एक टेंशन तो ज़रूर है। अब ये ग्रुप है, फिर सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो अपना एक जो है वोट बैंक भी बना रहे हैं और अपना ग्रुप भी मजबूत कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसका शुरू दिन से बरस सुल्तान ये कह रहे हैं कि हमें किसी के इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, और शुरू दिन से तनवीर इलियास कह रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद के बगैर हम उस तरीके से सीटें नहीं ले सकते, कामयाब नहीं हो सकते। अब एक तो ये एज उनको हासिल हो गया। अब 3-4 बड़े खिलाड़ी कश्मीर की सियासत में इंटर हुए हैं। पहले सिर्फ एक जिक्र होता था बरस सुल्तान का होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके आपने देखा कि चौधरी अनवारुल हक एक बड़ा नाम है, सरदार तनवीर इलियास जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं, वो भी अपनी एक अच्छी तरीके से चल रहे हैं और उनको सपोर्ट भी हासिल है बहुत सी जगहों से, और जहाँ से हासिल है वो ज़ाहिर है वो वैसे नहीं जाने देते। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो एक बड़ा सरदार अतीक, वो उनकी टीम आ गई। तो ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं कि अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स, और कोई पता नहीं इलेक्शन आने से पहले 21 जून से पहले कोई और चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। अब आप बात कर लेते हैं जी अल्ले जो आपने बताया सरदार तनवीर इलियास का जो हल्का है। अब यहाँ पर जो है वो मेजर साहब हैं, और मेजर साहब के मैंने बताया कि उनको यहाँ पर जो है वो राजा यासीन साहब हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं। दूसरा है तहरीक इंसाफ के लोग होंगे। जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ एक हो जाए, सरदार तनवीर इलियास को अपनी सीट निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और ये क्योंकि ये तो हम एक तजिया कर रहे हैं, अब राजा यासीन साहब क्या करेंगे? क्या वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बगावत करेंगे? क्या वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे?
क्या वो नहीं मानेंगे? ये नहीं लगता, वो तो सीजन पॉलिटिशियन है। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्या यहाँ पर वो करेगी। अगर ये ऑटोमेटिकली हम देखें तो ये उनको फ़ायदा हो रहा है। दूसरे हलके में जो 16 है वहाँ पे कमर ज़मान है, और वहाँ पर भी अगर ये एरिया देखेंगे सरदार तनवीर इलियास अगर सही तरीके से खेले तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सीटें काफ़ी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और जो इनकी टीम है वो अपनी टीम अगर देखें, यहाँ पर तहरीक इंसाफ को फ़ायदा बहुत हो रहा है। खान ने बड़ी क्लेवर खेली है जो खान के साथ अब इस टाइम खेल रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कोशिश करनी है कि हमारी मैक्सिमम सीटें अच्छी तरीके से निकलें, हम हुकूमत के किसी अच्छे लेवल पे खेल सकें। सरदार तनवीर इलियास भी कोशिश करेगा कि मेरे जितने लोग हैं वो भी कामयाब हों। बरस सुल्तान भी ये चाहेंगे कि उनकी जो टीम है वो भी मैक्सिमम जो है वो निकले ताकि मैं किसी अच्छी जगह पे बैठ सकूं। तो ये तीनों चार कोशिश करेंगे। JKPP को 2 स्पेस दी हैं, वहाँ पर वो कोशिश करेंगे जनाब 2 तो कम अज़ कम हमारे पास आए, हम भी कहीं अच्छी जगह पे बैठ सकें। तो ये जब चारों ग्रुप अपने अपने तरीके से इलेक्शन में उतरेंगे और मेहनत करेंगे तो अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो हुकूमत बनाने में तहरीक इंसाफ को होगा। तो ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अब बात कर ले तो जो आपने कहा कि सरदार तनवीर इलियास साहब की जो हल्का है वहाँ पे देखें राजा मसूद तहरीक इंसाफ के उनका तल्लक है, नौजवान है, वो भी अपनी एक दौड़ में उन्होंने बड़ी कोशिश की, बनी गला में भी आए, नारमे राजपूत से उनका तल्लक है, वो आज़ाद भी आ सकते थे, जो भी चीज़ें थी। अब उनके साथ क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, उन्होंने बड़ा फ़ैसला अहम करना है और उस हवाले से तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करेगी वो भी बहुत अहम है। फिर राजा यासीन साहब हैं, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा नाम है। अब ये बरादरी को लेकर अगर तो ये बहुत ज़्यादा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बगावत करेंगे तो फिर बरादरी को लेकर आज़ाद ही आ सकते हैं, और अब सबको इकट्ठा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। रशीद तराबी साहब हैं, वो भी क्योंकि ये राजा यासीन साहब खाग राजपूत हैं, रशीद तराबी साहब जो हैं वो नारमे राजपूत हैं, तो ये नहीं राजपूत हैं ये मैक्सिमम ये बरादरियाँ जो है। मुग़ल बरादरी डेफिनेटली जब हमने कहा कि वो वहाँ पर मौजूद हैं सरदार तनवीर इलियास, और जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उनको सपोर्ट हासिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आसानी हो जाएगी उनको सीट निकालने में, मुश्किलात नहीं होगी। अदरवाइज़ उनको मुश्किलात बहुत ज़्यादा होनी थी। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो ये समझते हैं कि फ़ोटो सेशन है, वो फ़ोटो सेशन नहीं है, वो बड़ी हिकमत अमली की सोच समझ के वज़ीर आज़म मिलता है, और ये कोई 24 घंटे के अंदर अंदर मुलाकातें नहीं होती, काफ़ी देर पहले डिसाइड होता है कि बात क्या करनी है, क्यों होनी है, और इलेक्शन से पहले 2 सरबराहों का मिलना और फ़ोटो सेशन भी बड़ा जो है वो मीनिंग रखता है। तो ये इसलिए जो है ना वो देखना होगा। अब 2 ऑप्शन रह गए हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सरदार तनवीर इलियास को आसानी हो गई है सीट निकालने में। अब रशीद तराबी साहब अगर बहुत ज़्यादा वो समझते हैं, या राजा यासीन या राजा मसूद या बाकी जो एंटी आप समझें कि सरदार तनवीर इलियास वोट होगा, या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बरादरीज़म में इकट्ठा हो जाए, तो ये कहेंगे ना जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी सही, PTI भी सही, हम अपनी जो सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं तो वो एक अलग मामला है। उस पर अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अभी बड़े फ़ैसले हो रहे हैं, अभी बड़े गुफ्तगू हो रही हैं, अभी बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, मुलाकातें भी जिनका आप ऑफर तस्करा भी कर रहे थे मुतवक्के हैं आने वाले दिनों में, तो उनका अहवाल भी शायद आने वाली जो दिनों की सियासत है उसको तब्दील करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन इस मौके पर मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे कि कुछ हमने सरसरी से एक बात तस्करा किया PMLN का, और उस पर हम इन डिटेल भी एक प्रोग्राम लेकर आएंगे, हम बात करेंगे कि किस तरीके से कहाँ से क्या मुदाखलत ने किसको सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त उनकी जो सियासत है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें PMLN जो है 2016 में देखें वफाक में हुकूमत थी, और उनकी टीम की मैं समझता हूँ वो उनकी टीम बहुत बेहतर थी, तहरीक इंसाफ से बहुत बेहतर टीम थी। यानी बरजीस तायर, परवेज़ रशीद और आसिफ करमानी ने, मैं कहता हूँ जहाँ भी एक जगह टिकट तकसीम होता था, और अगर नाराज़ हो, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, PTI में ये है कि PTI में आला क़यादत की उस तरीके से शायद वर्किंग नहीं है, या वो मैनेज नहीं कर पाते। वो इनसे पाकिस्तान में भी हुआ, आपने देखा कई हल्कों में ये अपने यानी लड़ने वाले भी खुद हैं, अपोजिशन भी खुद है। गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ, ज़िमनी इलेक्शन में आपने देखा कि वहाँ पर भी यही हो रहा है, एक को टिकट मिल रहा है, दूसरा दूसरी पार्टी के साथ जा रहा है, या वो खुद आज़ाद ऐसे तो लड़ के उसको हरा रहा है। आप समझते हैं इनकी? नहीं, PTI की एक तो खूबसूरती भी है, अगर आप इसको इस तरह रख रहे हैं कि खूबसूरती ये है कि जनाब किसको टिकट मिला वो आज़ाद है, वो जो मर्जी करे, क्योंकि ये पार्टीज़ हैं, ये है पुरानी पार्टी, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये एक स्क्रूटनी से हो के चलती आई हैं। इन्होंने 6-6, 7-7, 10-10 इलेक्शन लड़ लिए हैं। अब उसमें इनके पास जो कैंडिडेट है वो उस तरीके से बड़े मजबूत हैं या वीक हैं, तो उनको अंदाज़ा है जिस कैंडिडेट को वो टिकट देते हैं मैक्सिमम वो समझ से आज। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर क्यों अभी इस वक्त बगावत हो रही है? कोटली
कि 6 सीटों पर मुस्लिम लीग नून के अपने लोग कह रहे हैं कि जनाब हमारी तो एक सीट भी नहीं निकल सकती क्योंकि टिकट ही गलत दिए हैं। यही सूरत हाल जो 45 के 45 हल्के हैं वहाँ की हमारी टीम उस पर काम कर रही है। बहुत सी चीज़ें क्लियर हैं, वो उस पर हम अलग से आप कहेंगे तो उस पर सेशन कर लेंगे। यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की भी देख लेंगे कि पीपल्स पार्टी के कितने हल्कों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2016 की बात करें तो वाहिद पीपल्स पार्टी थी जिसने अपने 41 जितने भी यानी हल्के थे सब में अपने बंदे उतारे थे, और मुस्लिम लीग नून ने भी 38 में उतारे थे, और बाकी ज़रा वो कई पार्टी इत्तेहाद करती है। पीटीआई भी अब जब आएगी तो वो देख लेंगे कि कितना वो करेगी। तो इस पे ये सारी सूरत हाल आपके सामने जो है। बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर है कि जब हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद और साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, उनकी मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात के बीच होने वाली बातचीत को बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि आने वाला वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई का इत्तेहाद ही नहीं बल्कि वहाँ पर रहने वाले बड़े मजबूत ब्रिजों का जो है वो भी आने वाले वक्त में एक फ़ैसला कुन जो है ये मुलाकात साबित होगी। इसका अहवाल भी मज़ीद हम आप तक लेकर आएंगे। नवीद सत्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने आगाह किया। अब देखना ये है कि LA 14 और 15 से सरदार तनवीर इलियास की भी हमने बात की, और सरदार अतीक खान की भी। कुछ दीगर अहम कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारे आने वाले प्रोग्राम में उनकी डिटेल्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं कि टिकट मिलने के बाद भी उनकी सिचुएशन कैसी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिलने की मुतवक्के है, उसके लिए अहम मुलाकातें हो रही हैं, उसका भी हवाला हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।